कहानी की शुरुआत में हमें कई रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं जो काले चोगे पहने हुए होते हैं। उन सभी के सामने हवा में तैरता हुआ दिव्या नजर आता है। इसके बाद दिव्या भारी और डरावनी आवाज में कहता है, खून और डर, क्या तुम सब सच में यही चाहते हो? जैसे ही वह यह कहता है, सभी चोगे पहने हुए लोग एक साथ दिव्या पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दिव्या अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वह बस अपना एक हाथ आगे उठाता है। फिर वह कहता है, तो ठीक है, जो तुम लोग चाहते हो वही मैं तुम्हें दूंगा। इसके बाद जितने भी लोग दिव्या पर अटैक करने आ रहे होते हैं, अचानक उन सभी के सिर ब्लास्ट हो जाते हैं। हवा में सिर्फ उन लोगों का बिखरा हुआ खून ही रह जाता है। फिर मंजर बदलता है। खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में खून की बारिश के बीचों बीच दिव्या अकेला खड़ा होता है। वह कहता है, कितने कमजोर लोग हैं। फिर हमें कुछ और लोग दिखाई देते हैं जो अपने हथियार पकड़कर दिव्या से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। दिव्या फिर से अपना हाथ आगे करता है और एक अटैक के साथ कहता है, कितने बेवकूफ लोग हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वे लोग दिव्या पर अटैक करने वाले होते हैं, उसी पल दिव्या का अटैक उन लोगों के आर पार निकल जाता है। पलक झपकते ही उन सभी की पूरी बॉडी टुकड़ों में कट जाती है। फिर दिव्या मुस्कुराते हुए कहता है, खुद को देखो, अब मैं तुम्हें सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट की असली पावर दिखाऊंगा। इसके बाद वहाँ की जमीन हिलने लगती है। फिर हमें जमीन के अंदर से निकलते हुए तो बहुत बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं। उनमें से एक हाथ उन चोगे पहने लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। इतने विशाल हाथ को देखकर वे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरा हाथ ऊपर से आता है और उन सभी लोगों को जकड़ लेता है। मंजर बेहद भयानक होता है। वे दोनों हाथ सभी लोगों को अपने अंदर पकड़ लेते हैं। फिर हमें एक चोगे वाला आदमी दिखाई देता है जो मरते हुए कहता है, क्या ऐसा करना किसी इंसान के लिए पॉसिबल भी है? इसके बाद वह विशाल हाथ उन सभी लोगों को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। दबाव की वजह से ज्यादातर लोग वहीं दबकर मर जाते हैं और जो कुछ लोग जिंदा बचते हैं वे सोचते हैं, हमारे लिए दिव्या को हराना इम्पॉसिबल है। फिर दिव्या उनके अंदर से उनकी सोल्स को कंज्यूम करने लगता है। अंत में वह सभी को अपनी मुट्ठी में दबाकर मार देता है। उनके शरीर के टुकड़े नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। इसके बाद दिव्या मुस्कुराने लगता है। वह कहता है, क्या यही मेरे आखिरी बचे हुए कैंडिडेट्स थे? फिर वह कहता है, यहाँ बहुत शांति है, लेकिन खून से रंगी हुई इस लाइफ में शायद मैं शांति की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तभी दिव्या को सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वह अपने सीने को जोर से पकड़ लेता है। फिर वह खून की उल्टियां करने लगता है। तभी दिव्या के ऊपर एक ईविल एंटिटी दिखाई देती है जो उस पर हंस रही होती है। दिव्या सोचने लगता है, क्या यह शुरू हो गया है? सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का रिकॉयल, मतलब इसका बुरा असर शुरू हो गया है। हजारों सोल्स को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली एब्सोल्यूट पावर। लेकिन इस एब्सोल्यूट पावर की भी एक कीमत थी। भले ही दूसरे हेवनली डीमंस इसे ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। पर अब लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। यह मेरे घमंड का ही नतीजा है। फिर हमें दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी आंखें खुल जाती हैं। दिव्या सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। तभी उन आंखों के बीच एक पोर्टल या ब्लैक होल जैसा कुछ बनता है, जहाँ से कई चेन्स निकलने लगती हैं। वे सारी सोल्स मिलकर एक तरह का ब्लैक होल बना लेती हैं और उसके बीच होता है दिव्या। उन ब्लैक होल से कई चेन्स निकलकर दिव्या को चारों तरफ से घेर लेती है। वे चेन्स उसे बुरी तरह जकड़ लेती हैं। दिव्या कहता है, क्या तुम मुझे हेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है। दिव्या चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत है जो मुझे फोर्स कर सके? उसकी चीख के साथ ही सभी चेन्स टूट जाती हैं। लेकिन तभी दिव्या की बॉडी चमकने लगती है। वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। दिव्या अपने असली फॉर्म में आते हुए सोचता है, यह वह नहीं था जो मैं चाहता था। सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट सिर्फ दूसरों की सोल को कंज्यूम नहीं करती, बल्कि अपनी सोल को भी खत्म कर देती है। अपनी अगली लाइफ में मैं एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनूंगा, एक शांत जिंदगी। फिर मंजर बदलता है। एक महल के अंदर एक छोटे से तालाब के पास एक आदमी बैठा होता है। तभी उसके पास उसकी नौकरानी आती है। वह स्वान डीवार व्यापारी संघ की सर्वेंट होती है और उसका नाम सोना होता है। वह कहती है, आप फिर से यहाँ आ गए, जल्दी से अंदर आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपना एक हाथ उठाता है और सोना के सामने हवा में अटैक करता है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि इसी आदमी के अंदर दिव्या रेनकार्नेट हो चुका है। इस आदमी का नाम है अर्याव तेजस और वह स्वर्ण डीवर व्यापारी संघ का दूसरा बेटा है। उसे देखकर सोना गुस्सा हो जाती है और कहती है, सच में आपको क्या हो गया है? आप कई दिनों से ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। आप अभी के अभी अपने रूम में जाइए। अर्याव तेजस खुद को देखकर सोचने लगता है। यह सोचकर शर्म आती है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि एक पतली सी गर्दन तक नहीं काट पा रहा। यह बॉडी सच में बहुत कमजोर है, बिल्कुल कचरे की तरह। फिर हमें कई तरह के खाने दिखाए जाते हैं और अर्याव तेजस उन्हें खा रहा होता है। वह खांसते हुए कहता है, ये बॉडी कचरे से भी ज्यादा बेकार है। सोना कहती है, प्लीज ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने सुना है इस बार एक बहुत स्किल्ड फिजिशियन आएगा। अर्याव तेजस कहता है, एक ऐसा फिजिशियन जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना, वह क्या कर सकता है? सोना कहती है, पॉजिटिव होने से पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर अर्याव तेजस बताता है, इस बॉडी में जागे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं। यह यहाँ के सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा है। फिर 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्याव तेजस बिस्तर पर जागते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? सोना कपड़े पहनाते हुए कहती है, आप जाग गए? अर्याव तेजस सोचता है, ये बॉडी खुद से कपड़े भी नहीं पहन सकती और खाना भी नहीं खा सकती। चेहरा सुंदर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके मेरिडियंस है। इस बॉडी के सारे मेरिडियंस डिस्कनेक्टेड हैं। ये किसी भी समय मर सकती है। मुझे दूसरी लाइफ मिली है, लेकिन ऐसी बॉडी में जो कभी भी मर सकती है। मुझे सोल का यूज करके इसके मेरिडियंस को जोड़ना होगा और इसका एक ही तरीका है, सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट। लेकिन सोल मिलेगी कहाँ? अगर मैं किसी को मारूंगा तो साइड इफेक्ट्स फिर से आएंगे। ये मेरी सेकंड लाइफ है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। जयंत एहसान को जाते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगता है, नहीं, सिर्फ इनकी एनर्जी ही नहीं बदली है, इनकी प्रेजेंस भी पहले से बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे इनके अंदर कोई और ही जाग चुका हो।
हो। फिर मंजर बदलता है। अगले कुछ दिनों तक आर्यव तेजस लगातार सुगंधित पुष्प कोठी आता जाता रहता है। हर बार उसके आने से वहाँ मौजूद लड़कियों में हलचल मच जाती है। जो भी उसके साथ एक रात बिताती है, अगली सुबह पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा लाइवली दिखाई देती है। यह बात अब पूरे शहर में फैल चुकी होती है। लोग उसे सुगंधित पुष्प कोठी का नाइट किंग कहने लगते हैं। कुछ लोग उसे मजाक समझते हैं तो कुछ लोग इसे डर और हैरानी से देखते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, आर्यव तेजस अब पहले वाला कमजोर सेकंड यंग मास्टर नहीं रहा था। फिर मंजर बदलता है। रात के समय सुगंधित पुष्प कोठी की छत पर एक काली परछाई खड़ी होती है। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि छायावधाक होता है। वह नीचे चल रही हर एक्टिविटी को ध्यान से देख रहा होता है। छायावधाक अपने मन में सोचता है, हर बार जब यह लड़का यहाँ आता है, अंदर कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंदर घुसने की हिम्मत कोई नहीं करता और जो कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। तभी उसे ऊपर छत से खून की हल्की सी बूंद टपकती दिखाई देती है। छायावधाक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह बुदबुदाता है, तो तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। इधर कमरे के अंदर आर्यव तेजस अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक होती है। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोग अब भी सीख नहीं रहे हो। मेरी एनर्जी अब इतनी वीक नहीं रही, लेकिन यह बॉडी अभी भी लिमिट में है। वह अपनी हथेली को देखता है। उसकी हथेली पर काले रंग की हल्की वेन्स उभर आती है। वह सोचता है, कोर मेरिडियंस अभी भी पूरी तरह कनेक्टेड नहीं हुए हैं। अगर मैंने जल्दबाजी की तो यह बॉडी फिर से टूट सकती है। मुझे पेशेंस रखना होगा। स्लो बट परफेक्ट। फिर मंजर बदलता है। युवान मैनर के अंदर एक बड़ा सा कमरा दिखाया जाता है। कमरे के बीचों बीच युवान हरीन बैठी होती है। उसके सामने कई रिपोर्ट्स रखी होती हैं। वह गुस्से में एक रिपोर्ट को बंद करते हुए कहती है, हर जगह सिर्फ उसी का नाम नाइट किंग सुगंधित पुष्प कोठी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह खड़ी होकर कहती है, वह मेरा फियांसे है और वह खुलेआम कोर्टिजन हाउस जा रहा है। उसके पीछे खड़ी बॉडीगार्ड यूजन धीरे से कहती है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? युवान हरीन बिना सोचे जवाब देती है, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। आखिर वह इंसान अब बना क्या है? फिर मंजर बदलता है। अगली सुबह आर्यव तेजस अपने कमरे में मेडिटेशन पोस्चर में बैठा होता है। उसके चारों तरफ हल्की काली एनर्जी घूम रही होती है। वह धीरे से सांस लेते हुए सोचता है, मैंने सही रास्ता चुन लिया है। मारना आसान था, लेकिन प्यूरिफिकेशन कहीं ज्यादा पावरफुल है। सोल ऑगमेंटिंग डेमोनिक आर्ट ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एवोल्यूशन है। वह अपनी आंखें खोलता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इस लाइफ में मैं हेवनली डीमन नहीं बनूंगा, मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। अगला मंजर शुरू होता है। रात का समय होता है। युवान मैनर के बाहर एक शांत माहौल दिखाया जाता है। हल्की हवा चल रही होती है और लालटेन की रोशनी में पूरा मैनर रहस्यमयी सा लग रहा होता है। तभी अचानक एक काली परछाई मैनर की दीवार पर सरकती हुई दिखाई देती है। यह परछाई बिना किसी आवाज के अंदर दाखिल हो जाती है। यह और कोई नहीं बल्कि छायावधाक होता है। उसकी आंखें ठंडी और तेज होती हैं। वह अपने मन में सोचता है, गोल्डन मर्चेंट ग्रुप के दूसरे बेटे के अंदर कुछ बहुत गलत है। अगर यह डिवाइन या डिमोनिक पावर है तो मुझे आज सच्चाई जाननी ही होगी। दूसरी तरफ मैनर के अंदर आर्यव तेजस अपनी आंखें खोलता है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, इंटरेस्टिंग, तो आखिरकार तुम खुद चलकर आ ही गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह बिस्तर से उठता है और नंगे पांव फर्श पर खड़ा हो जाता है। उसके पैरों के नीचे काली एनर्जी हल्की सी फैलने लगती है। वह सोचता है, मैंने किसी को मारा नहीं, फिर भी यह असैसिन मुझे टारगेट करने आया है। लगता है मेरी एग्जिस्टेंस ही लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। तभी कमरे की छत हल्की सी टूटती है और अगले ही पल छायावधाक अंदर कूद जाता है। उसके हाथ में एक पतली काली डैगर होती है। वह बिना एक सेकंड गंवाए सीधे आर्यव तेजस की गर्दन की तरफ वार करता है। लेकिन उसी पल आर्यव तेजस की आंखें चमक उठती हैं। वह सिर थोड़ा सा झुकाता है और डैगर उसकी गर्दन को छू भी नहीं पाती। छायावधाक की आंखें फैल जाती हैं। वह सोचता है, इम्पॉसिबल, मेरी स्पीड को कोई इस तरह रीड नहीं कर सकता। आर्यव तेजस शांत आवाज में कहता है, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन तुम्हारी किलिंग इंटेंट बहुत नॉइजी है। अचानक आर्यव तेजस अपनी उंगलियां हवा में घुमाता है। हवा में काले सिंबल्स बन जाते हैं। अगले ही पल छायावधाक का शरीर जकड़ जाता है। वह हिल नहीं पाता। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है, ये किस तरह की आर्ट है? आर्यव तेजस उसके पास चलता हुआ आता है। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, सोल ऑगमेंटिंग डीमोनिक आर्ट, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यह सुनकर छायावधाक और भी ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है, जो मारता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। आर्यव तेजस अपनी हथेली छायावधाक के सीने पर रखता है। अचानक काली एनर्जी उसके शरीर में फैलने लगती है। छायावधाक जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। उसकी मेमोरीज, उसकी हेट्रेड, उसकी पेन, सब कुछ बाहर निकलने लगता है। कुछ सेकंड बाद कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। छायावधाक जमीन पर घुटनों के बल गिरा होता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि कंफ्यूजन और एम्प्टीनेस होती है। आर्यव तेजस धीरे से कहता है, तुम अब फ्री हो। मैंने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने उसे प्यूरिफाई किया है। तो पीछे मुड़ते हुए सोचता है, कोर मेरिडियंस एक और जुड़ गया, लेकिन यह बॉडी अभी भी फ्रैजाइल है, मुझे और टाइम चाहिए। उसी समय मनोर के बाहर युवन हेरन की गाड़ी आकर रुकती है। वह गाड़ी से उतरते हुए कहती है, मैं उसे आज देखूंगी, चाहे वह कितना ही बदल क्यों ना गया हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और आखिरी शॉट में आर्यव तेजस खिड़की से बाहर देखता हुआ दिखाई देता है। वह हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, तो तुम भी आ गई हो। यह मीटिंग इंटरेस्टिंग होने वाली अगला आर्क शुरू होता है। रात की ठंडी हवा युवान मैनर के गलियारों में बह रही होती है। मोमबत्तियों की लौ हल्के हल्के कांप रही होती है। दरवाजे के बाहर युवान हरीन खड़ी होती है। उसका चेहरा शांत दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ बेचैनी होती है। वह अपने मन में सोचती है, जिस इंसान को मैंने बचपन से जाना वह अचानक ऐसा कैसे बदल सकता है। दरवाजा खुलता है। सामने आर्यव तेजस खड़ा होता है। साधारण कपड़े, सीधा पोस्चर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। कमरा पूरी तरह शांत होता है। सबसे पहले युवान हरीन बोलती है, तुम बदल गए हो। उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि यकीन होता है। आर्यव तेजस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लोग बदलते नहीं है, या तो वे टूट जाते हैं या फिर जाग जाते हैं।
है। युवन हरीन उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम कमजोर थे, लेकिन तुम ईमानदार थे।